हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी गाला मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। क्वेश्चन पेपर 5 का विभाग ए। क्वेश्चन नंबर 1, सदानंद के कहने पर सादीराम ने पत्रिकाओं के चित्रों का क्या किया? आंसर है आपका ऑप्शन बी, एल्बम बनाया। सेकंड नंबर, असली बात जानने का यह तरीका नहीं है, यह वाक्य किसने कहा? आंसर है आपका ऑप्शन सी, नंदन ने कहा। थर्ड नंबर, ये सुरक्षित है, समझदार भी है, परंतु अभी इन्होंने अपने हाथ से कुछ रचा नहीं है, यह वाक्य किसने कहा? आंसर है आपका अविनाश, ऑप्शन बी। फोर नंबर, धन सुख का डैश है? आंसर है जादूगर। फिफ्थ नंबर, सुधा मूर्ति पाठ में डैश भेदभाव की बात की गई है? आंसर है आपका स्त्री पुरुष। सिक्स नंबर, माधवन के साथ डैश की संस्तुति थी? आंसर है आनंद की संस्तुति थी। सेवन नंबर, ऊर्जा की विशेषता यह है कि? आंसर है आपका इसे हम उत्पन्न नहीं कर सकते, ऑप्शन ब। एट नंबर, राम प्रसाद बिस्मिल को इस बात का दुख था कि उन्हें अपनी माँ से मिलने या फिर उनकी सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा। ठीक है, आंसर है आपका ऑप्शन अ, अपनी माँ की सेवा का अवसर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 आता है हमारे सामने। मालती की आवाज सुनकर बिंदु की चाल में? आंसर है आपका तेजी आ गई, ऑप्शन ब। क्वेश्चन नंबर 10, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। किस खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी? आंसर है काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 11, लेखक श्री प्रकाश के अनुसार सच्चा देशभक्त कौन है? आंसर है लेखक श्री प्रकाश के अनुसार सच्चा देशभक्त वही है जो अपना कर्तव्य ठीक से करता है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे अथवा में, उसमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, कालिदास दंतुल को अपराधी न मानने के लिए क्या तर्क देते हैं? आंसर है राजपुरुष दंतुल ने जिस क्षेत्र में हरिण शावक का आखेट किया था उस क्षेत्र में हरिणों का आखेट करना मना था। राजपुरुष दंतुल बाहर से आया था, इसलिए उसे यहाँ के नियम की जानकारी नहीं थी। कालिदास दंतुल को हरिण शावक का आखेट करने के लिए अपराधी न मानने के लिए यह तर्क देते हैं। अथवा के बाद वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, टेल्को के विज्ञापन में चौंकाने वाली क्या बात थी? आंसर है विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता के बारे में था। उसमें अंतिम पंक्ति में छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था, महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। टेल्को के विज्ञापन में यह चौंकाने वाली बात थी। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन लिखना है और वो एक क्वेश्चन का मार्क रहेगा आपका 3। क्वेश्चन है आपका, डंकन वनस्पति शास्त्र का महापंडित कैसे बना? आंसर है डंकन स्कॉटलैंड में रहने वाला एक गरीब बुनकर का पुत्र था। वह अनपढ़, अशक्त, कुबड़ा था तथा कंगाल परिवार से था। उसे बच्चे चिढ़ाते थे। वह ढोर चराने का काम करता था और उसका मालिक उसे पर बहुत अत्याचार करता था। 16 साल की उम्र में उसने मूल अक्षर सीखना शुरू किया। फिर वह जल्दी जल्दी पढ़ना लिखना सीखता गया। जंगल में घूमने के कारण उसे पहले से वनस्पतियों की जानकारी थी। उसने वनस्पति शास्त्र का ग्रंथ खरीदकर वनस्पति शास्त्र का गहरा अध्ययन किया और इस विषय का महापंडित बन गया। अथवा के बाद वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, बिस्मिल की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। आंसर है श्री राम प्रसाद बिस्मिल में आरंभ से ही कुछ असाधारण गुण थे। वे सत्य के प्रेमी थे। इस गुण ने उन्हें दृढ़ सिद्धांतवादी बना दिया था। जो वस्तु धर्म विरुद्ध हो उसे वे कभी स्वीकार न करते थे। मुकदमा खारिज हो जाने के उन्होंने परवाह नहीं की, पर वकालतनामे पर पिता के हस्ताक्षर नहीं किए। वे आर्य समाज की विचारधारा को मानते थे और अपनी माँ और गुरु सोमदेव के सिवा किसी को महत्व नहीं देते थे।
साधारण मनुष्यों के भांति संसार चक्र में फंसकर जीना उन्हें पसंद न था। उन्हें किसी भी प्रकार से भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं थी। उन्हें देश सेवा की लगन थी। जिस तरह उन्हें अपनी जन्मदात्री माँ से अगाध प्रेम था, उसी तरह वे भारत माता के चरणों की भी सेवा करना चाहते थे। अंत में भारत माता की सेवा करने में उन्होंने अपने प्राण की बलि दे दी। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसमें भी आपको अथवा में आएंगे 2 क्वेश्चन आएंगे। इसमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना है और उसका मार्क रहेगा आपको 2 मार्क। क्वेश्चन नंबर 14, लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता है। आंसर है आपका लड़कों और बूढ़ों के बीच पीढ़ियों का अंतर होता है। हर बात के संबंध में दोनों की सोच में अंतर होना स्वाभाविक है। अधिकांश बूढ़े किसी बात को अपने ढंग से सोचते हैं और उसके बारे में उनकी अपनी धारणा बनी होती है। हर बात को अपने इसी पैमाने पर कसने का वे प्रयास करते हैं, जबकि नई पीढ़ी के लड़कों की सोच नए ढंग की होती है। इसलिए दोनों की विचारों में टकराव होना स्वाभाविक है। इस अर्थ में लड़कों और बूढ़ों का स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। अथवा के बाद वाला क्वेश्चन, मुझे इस मकान से लगाव है क्योंकि जब इसकी नींव तैयार हो रही थी तब मैंने स्वेच्छा से हाथ बटाया था। आंसर है आपका कहावत है, विनाश आसान है, निर्माण कठिन है। निर्माण का अर्थ है किसी वस्तु को जन्म देना। मनुष्य को अपनी निर्मित वस्तु से उतना ही प्यार और लगाव होता है जितना अपनी संतान से। जितनी तकलीफ उसे अपने बच्चे को पड़ने वाले कष्ट से होती है, उतनी ही तकलीफ उसे अपने हाथों से निर्मित वस्तु के विनाश से होती है। मकान से तो मनुष्य का इतना अधिक लगाव होता है कि जर्जर अवस्था में भी वह उसे नहीं छोड़ना चाहता। उपयुक्त पंक्तियों में अविनाश का उस मकान से तब से संबंध रहा है जब उसकी नींव पड़ रही थी। नींव पड़ने से लेकर पूरा मकान बनने तक वह उससे जुड़ा रहा है। इस तरह मकान निर्माण में अविनाश का पूर्ण सहयोग रहा था, अतः उसके मुंह से उपयुक्त विधान सहज रूप से निकलता है। यहाँ पे आपका सेक्शन ए विभाग ए खत्म होता है। विभाग बी पद्य विभाग। क्वेश्चन नंबर 15, कलधौत के धाम का अर्थ होता है। आंसर है ऑप्शन सी, सोने का राजमहल। 16 नंबर, रैदास के पदों में ईश्वर के प्रति कैसा भक्ति भाव के दर्शन होते हैं। आंसर है एकनिष्ठ, ऑप्शन बी। 17 नंबर, पैरों में घुंघरू देखकर मीरा की सास ने उसे क्या कहा। आंसर है पैरों में घुंघरू देखकर मीरा की सास ने उसे कुलनासिनी कहा, ऑप्शन बी। फर्स्ट में ऑप्शन सी, सेकंड में ऑप्शन बी, थर्ड में ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18, पारिवारिक यातनाओं से व्यथित होकर मीरा अंत में डैश स्थान पर गई। आंसर है आपका द्वारिका स्थान पर गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है द्वारिका। 19 नंबर, भारतवर्ष का भाल डैश है। आंसर है भारतवर्ष का भाल हिमालय है। 19 नंबर का आंसर आएगा हिमालय। क्वेश्चन नंबर 20, लोमड़ी ने डैश कहकर कुत्ते को संबोधित किया। आंसर है मामा कहकर कुत्ते को संबोधित किया। क्वेश्चन नंबर 20 में आंसर आएगा मामा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21, कवि अंग्रेजों को, आंसर है आपका कवि अंग्रेजों को भारत का प्रतिपक्षी मानते हैं, ऑप्शन ब। 22 नंबर, ढोंगी साधु भक्तों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आपसे किसी विषय पर तर्क करे तो। आंसर है ढोंगी साधु भक्तों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आपसे किसी विषय पर तर्क करे तो उसे डर कर भयभीत न हो, ऑप्शन क। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23, कवि महाजागरण की गर्जना करके, आंसर है आपका कवि महाजागरण की गर्जना करके अविराम चेतना लाना चाहते हैं, ऑप्शन ब। नेक्स्ट आता है आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 24, कवि ने नावों की नगरी किसे कहा है। आंसर है कवि ने नावों की नगरी कश्मीर को कहा है। क्वेश्चन नंबर 25,
तोते ने क्या वरदान मांगा? आंसर है आपका तोते ने वरदान मांगा कि सूखे पेड़ फिर से लहलहा उठे। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। यहाँ पे आपको अथवा में दिए गए हैं 2 क्वेश्चन, उसमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन अटेंड करना है और वो एक क्वेश्चन रहेगा आपका 2 मार्क का। क्वेश्चन नंबर 26 हमको पूछा गया है, चक्की के दो पार्टों की क्या विशेषताएं बताई गई है? आंसर है चक्की के दोनों पार्ट किसी महिला के 2 बालकों के भांति होते हैं। दोनों का रंग एक जैसा होता है। अंतर इतना ही है कि उनमें से एक पार्ट चलता रहता है और दूसरा पार्ट अपने स्थान पर स्थिर रहता है। इसके बावजूद दोनों पार्ट हमेशा साथ साथ रहते हैं। अथवा के बाद वाला क्वेश्चन, बाज पक्षी अपने सांप के उदाहरण से कवि क्या कहना चाहते हैं? आंसर है बाज पक्षी शिकार को कब्ज करने के लिए तेजी से झपटता है और शिकार को दबोच कर उड़ जाता है। शिकार पर वार करने हेतु सांप फड़ उठाता है। ये दोनों का भूख के लिए संघर्ष होता है और ये संघर्ष से ये सुंदर लगते हैं। नेक्स्ट आता है आपका निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। इसमें भी आपको अथवा में 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे और उसमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन अटेंड करना है और वो एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27, जन्मभूमि कविता में भारत भूमि की क्या क्या विशेषताएं बताई गई है? आंसर है कवि ने भारत भूमि को स्वर्ग से भी महान बताया है। कवि ने हिमालय को भारत भूमि का भाल बताया है। यहाँ गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां बहती हैं। भारत की धरती सुनहरी और हरी भरी है। राम लक्ष्मण सीता ने इसे अपने चरण रज से पवित्र किया है। भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती पर भगवत गीता की रचना की है। सावित्री, राधा तथा अहल्या जैसी महान नारियों की आभा से मानव जाति आलोकित है। ऋषि मुनियों ने ध्यान तपस्या से अद्भुत ज्ञान प्राप्त किए हैं। भारत जग में भ्रातृत्व भावना और वसुधैव कुटुंबकम के प्रसार की दिशा से में कार्यरत है। अथवा के बाद वाला क्वेश्चन है हमारे सामने, साधुपदेश काव्य में काका हाथरसी ने किस पर व्यंग किया है? आंसर है आपका साधुपदेश काव्य में कवि काका हाथरसी ने उन अनपढ़ और ढोंगी लोगों पर व्यंग्य किया है जो अपने आप को साधु के रूप में पेश करते हैं और वास्तविक साधुओं की भौड़ी नकल कर अपना उल्लू सीधा करते हैं। इन लोगों को ज्ञानप्रद बातों से कुछ लेना देना नहीं होता है और वे ज्ञान की या परीक्षा की घड़ी आने पर मौन व्रत धारण करके बहाना बना देते हैं। ये बड़े से बड़े पाप करने से भी नहीं डरते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें भी आपको अथवा में 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना है और जो आपका रहेगा 2 मार्क का। फर्स्ट है जिसका गौरव भाल हिमालय। आंसर है मनुष्य के शरीर में उसका भाल यानी कपाल सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। हिमालय संसार में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसे भारत का सिर कहा जाता है। इस तरह हिमालय भारत का गौरव है। अथवा के बाद वाला क्वेश्चन नंबर 28, हम श्रम का वंदन करते हैं, मेघा का गायन करते हैं, हम मानव का निर्माण अमर लखकर सुख गर्जन करते हैं, हे जीवन अभिमान जागो और जगाओ। आंसर है प्रश्न पंक्ति में कवि श्री रांगेय राघव जी ने देश की जनता को जागरूक होकर दूसरों को भी जागरूक करने का आह्वान किया है। कवि कहते हैं कि हमारे लिए परिश्रम महत्वपूर्ण है और हम उसकी वंदना करते हैं, अर्थात मेहनत करने वाले मजदूर और किसान हमारे लिए वंदनीय हैं। इस तरह हम बुद्धि का भी सम्मान करते हैं और अर्थात बौद्धिक वर्ग भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम उनका गुणगान करते हैं। हम सब लोगों के लिए सुख चैन की गर्जना करते हैं। हे जनशक्ति, हमें तुम पर गर्व है, तुम चेतो और दूसरों को भी जागरूक करो।
यहाँ पे आपका विभाग बी भी खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी। आंसर है आपका सच्चा न्याय करना। क्वेश्चन नंबर 30, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। गाय रूपी धन। आंसर है आपका गौधन। 31 नंबर, संधि छोड़िए। परमानंद। आंसर है आपका परम प्लस आनंद। संधि जोड़िए, सदा प्लस एव इक्वल टू सदैव। आंसर है आपका सदैव। 33 नंबर है आपका, मुहावरों का अर्थ स्पष्ट देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। बात को तुल देना। आंसर है छोटी बात को बड़ा बना देना। वाक्य है, बड़ी बहू को हर बात को तुल देने की आदत है। मैंने वाक्य बनाए हैं, अगर आप चाहो तो ये लिख सकते हो, नहीं तो आप अपनी मर्जी से भी दूसरे वाक्य बना सकते हो। नेक्स्ट आता है विरोधी शब्द। स्वामी। स्वामी का विरोधी होगा सेवक। निर्माण का विरोधी होगा निर्वाण। नेक्स्ट आता है आपका पर्यायवाची शब्द। 36 नंबर, मेघा। मेघा का आंसर होगा आपका बुद्धि और व्यवस्था का आंसर होगा इंतजाम। नेक्स्ट आता है आपका भाववाचक संज्ञा लिखिए। 38 नंबर, डाकू। आंसर आएगा आपका डकैत। 39 नंबर है लज्जित। आंसर आएगा आपका लज्जा। नेक्स्ट आता है आपका विशेषण संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 40, बर्फ। आंसर आएगा आपका बर्फीला। मखमल। आंसर आएगा आपका मखमली। नेक्स्ट आता है आपका कर्तुवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 42, बुनना। आंसर है आपका बुनकर। 43 नंबर, धर्म। आंसर है आपका धार्मिक। नेक्स्ट आता है आपका समास पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 44, राजकवि। राजकवि का आंसर आएगा कर्मधारय समास। कालिदास का आएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, तो यहाँ पे आपका विभाग सी व्याकरण विभाग खत्म होता है। नेक्स्ट आता है आपका विभाग डी लेखन विभाग। यहाँ पे आपको निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, अथवा में उसमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन लिखना है, उसके आपको 3 मार्क मिलेंगे। फर्स्ट है आपका डीटीपी। तो डीटीपी का पूरा नाम डेस्कटॉप पब्लिशिंग है। इसके आविष्कार में अब कंपोजिंग का सारा कार्य एक मेज पर करना संभव हो गया है। कंप्यूटर पर विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर की मदद से डिस्क कार्ड लगाकर डंकित सामग्री को अलग अलग पृष्ठों में विभाजित करना सरल हो गया है। वर्तनी जांच यानी स्पेलिंग चेक की मदद से टंकित सामग्री संशोधित किए जा सकते हैं। तो ये था आपका डीटीपी के बारे में। नेक्स्ट आता है आपका कंप्यूटर के बारे में, अथवा के बाद वाला क्वेश्चन कंप्यूटर। आंसर है, कंप्यूटर के लिए हिंदी में संगणक शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह मनुष्य के मस्तिष्क से भी अधिक तेज गति से काम करता है। यह प्राप्त सामग्री को अपनी स्मृति इकाई में भी रखता है। आज का संगणक न्यूमैन नामक वैज्ञानिक की देन है। 1833 में चार्ल्स बेबेज ने विशेष किस्म की मशीन का आविष्कार किया था। इस दृष्टि से चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। जनक मतलब पिता। आज लगभग सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग होता ही है और संचार क्रांति में कंप्यूटर की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। ये था आपका कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, ये दोनों के बारे में आपको आपके हिंदी के बुक में यानी टेक्स्ट बुक में और डाइजेस्ट में दोनों में दिया गया है। नेक्स्ट आता है आपका निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। यहाँ पे आपको पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ को पढ़कर आपको यहाँ पे नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आंसर लिखने हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन आता है, भारत में प्राचीन काल में दहेज प्रथा का स्वरूप कैसा था? आंसर है, भारत में प्राचीन काल में कन्या के माता पिता अपनी क्षमता के अनुसार शादी में दहेज देते थे। 48 नंबर, प्राचीन काल में वरमालों को किस बात में संतोष रहता था? आंसर है, कन्या के माता पिता अपनी क्षमता के अनुसार शादी में जो दहेज देते थे उसमें वर वालों को संतोष रहता था। 49 नंबर, अब लोगों ने किस तरह विवाह को व्यापार बना दिया है? आंसर है, लड़के और लड़की वाले लड़का लड़की की योग्यता के बदले धन को ही सर्वस्व मानते हैं। धन ही विवाह का मूल आधार बन गया है। इस तरह विवाह को व्यापार बना दिया गया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 50, आज लड़की के विवाह का मूल आधार क्या बन गया है? आंसर है, आज लड़की के विवाह का मूल आधार धन बन गया है। क्वेश्चन नंबर 51, इस परिच्छेद में कौन सी सामाजिक समस्या का जिक्र किया गया है? आंसर है आपका,
इस परिच्छेद में दहेज जैसी सामाजिक समस्याओं का जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 52, इस परिच्छेद के लिए एक उचित शीर्षक दीजिए। तो दहेज एक दूषण, आप ये शीर्षक दे सकते हो। अगर आपको दूसरा कोई शीर्षक देना है तो आप वो भी दे सकते हो, पर मैंने यहाँ पे दहेज एक दूषण शीर्षक दिया है। नेक्स्ट आता है आपका पत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 53, यहाँ पे आपको एड्रेस दिया गया है, ठीक है, और कौन किसको भेज रहा है शायद वो भी दिया गया है। देखो, फाय आनंद नगर शाहपुर अहमदाबाद 380001 से रवि शास्त्री दूर गांव में रहने वाले अपने मित्र चैतन्य जोशी को हमारे जीवन में वृक्षों का महत्व बताते हुए पत्र लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एड्रेस भी दिया गया है और रवि शास्त्री जो है वो अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं। उनके मित्र का नाम है चैतन्य जोशी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से पत्र लिखना है। सबसे पहले आपको राइट हैंड साइड पर एड्रेस लिख देना है, जो भी आपको क्वेश्चन में एड्रेस दिया गया हो। यहाँ पे हमको दिया गया है फाय आनंद नगर शाहपुर अहमदाबाद 380001 25 अगस्त 2024। प्रिय मित्र चैतन्य, सप्रेम नमस्कार। आज पहली ही डाक से तुम्हारा पत्र मिला। अंतर विद्यालय संगीत स्पर्धा में प्रथम पुरस्कार पाने पर मेरी ढेर सारी बधाइयाँ, परंतु मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि तुमने अपनी पाठशाला के वृक्षारोपण समारोह के प्रति भारी उदासीनता क्यों दिखाई। क्या इसलिए कि मूक वृक्ष तुम्हारे संगीत पर दादा नहीं दे सकते। नेक्स्ट पैराग्राफ, तुम तो पढ़े लिखे हो, विज्ञान और भूगोल दोनों विषयों में वनों और वृक्षों की महत्व के बारे में तो तुमने पढ़ा है। तुम जानते हो कि वृक्षों के कारण हमारा वातावरण शुद्ध रहता है और हवा में ताजगी रहती है। जीवनदानियों वर्षा के लिए भी तो वृक्ष उपकारिक है। भूमि के उपजाऊ को बनाए रखने में वृक्षों का बहुत योगदान रहता है। वृक्षों की हरियाली, उनकी शीतल छाया, उनके फलों तथा उनके औषधीय गुणों का जो महत्व ही निराला है। वृक्ष अपने हर अंग से हमारी सेवा करते हैं। वे मूक होकर भी हमारे सच्चे मित्र हैं। सचमुच ये वृक्ष तो गांव की शोभा है, इसलिए वृक्षों के प्रति तुम्हारी उदासीनता देखकर मुझे सखेद आश्चर्य हुआ। आशा है अगले वृक्षारोपण के कार्यक्रम में तुम उत्साहपूर्वक भाग लोगे। माता जी को मेरा प्रणाम तथा गुड्डी को बहुत सारा स्नेह। और यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड जिस तरफ आपने एड्रेस लिखा है उसी तरफ आपको तुम्हारा मित्र रवि शास्त्री लिखना है। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा जो लेटर यानी कि जो आपका पत्र लेखन है उसको बड़ा भी कर सकते हो अपनी तरफ से। और ये जो पत्र लेखन है आपका 5 मार्क में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 54। कहानी लिखकर शीर्षक एवं बोध दीजिए। राजा की चतुराई अथवा चतुर राजा, दोनों में से आप कोई भी शीर्षक दे सकते हो। स्टार्ट करते हैं। अवंतिका नगर में बुद्धि श्रेष्ठ नामक एक राजा राज करता था। वह बड़ा विद्वान, चतुर और शौकीन था। राजा को विश्व की नायाब चीजों संग्रहित करने का बड़ा शौक था। एक बार राजा ने महल में संग्रहित नायाब चीजों की प्रदर्शनी लगाई, जिसे देखने समूचे विश्व से कई लोग आए। प्रदर्शनी पूर्ण होने पर पता चला कि एक अत्यंत कीमती पौराणिक स्वर्ण मूर्ति चोरी हो गई है। राजा ने भाप लिया कि यह किसी नौकर की ही चालबाजी है, क्योंकि प्रत्येक चीजों कांच की तालाबंद अलमारियों में थी और चाबी नौकरों के पास थी। राजा ने विवेक से काम लेते हुए तमाम नौकरों को सांध्य भोजन पर आमंत्रित किया। भोजन करते हुए महल में घटी चोरी की घटना के संबंध में प्रत्येक नौकरों को एक 4 फीट लंबी लकड़ी देते हुए राजा ने कहा, यह जादुई लकड़ी है। जिसने स्वर्ण मूर्ति की चोरी की होगी उसकी लकड़ी सुबह 1 फीट बढ़ जाएगी।
चोरी करने वाला नौकर की बेचैनी बढ़ गई। आखिर उसने एक उपाय सोचा, क्यों न इस लकड़ी को 1 फीट काट दिया जाए। सुबह 1 फीट बढ़ जाएगी तो सबकी लकड़ियों के समान हो जाएगी। अतः वह रात में लकड़ी 1 फीट काट कर सो गया। सुबह तमाम नौकरों की लकड़ियां जांचने पर यह नौकर बतौर चोर पकड़ा गया। चोर से स्वर्ण मूर्ति वापस लेकर उसे सख्त कारावास की सजा सुनाई गई और राजा की युक्ति की सबने प्रशंसा की। इससे आपको बोध लिखना है लास्ट में। बोध: चतुराई से कठिन समस्याओं का हल निकला जा सकता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 55, जिसमें आपको 3 यहाँ पे आपको निबंध दिए गए हैं। उसमें से आपको कोई भी एक निबंध लिखना है जो आपका 7 मार्क का रहेगा। सबसे पहला यहाँ पे आता है वरदान, विज्ञान वरदान है या अभिशाप। आंसर है, आज का युग विज्ञान के आविष्कारों और सिद्धियों का युग है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान ने एक प्रकार की क्रांति पैदा कर दी है। बिजली की खोज विज्ञान की एक बहुत बड़ी सिद्धि है। बिजली आज हमारे भोजन पकाती है, कमरा बुहारती है, एसी और पंखा चलाती है, प्रकाश देती है। अनेक कल कारखानाओं उसी की शक्ति पर चलते हैं। सचमुच बिजली का आविष्कार आज के युग में कल्प वृक्ष सिद्ध हुआ है। विज्ञान के यातायात संबंधी आविष्कारों ने विश्व को एकदम छोटा बना दिया है। रेल, मोटर, जलपोत और हवाई जहाजों के जरिए आज हमारे सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा बात में पूरी कर सकते हैं। समाचार या संवाद वहन संबंधी वैज्ञानिक आविष्कार भी अद्भुत है। मोबाइल फोन और ईमेल के द्वारा थोड़े समय में हम दूर दूर तक समाचार भेज सकते हैं। मोबाइल फोन और टेलीफोन की करामत किससे छिपी है? संगणक आदि के द्वारा पल भर में विश्व में किसी भी कोने में समाचार भेजा जा सकता है। मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान की देन महत्वपूर्ण है। मोबाइल फोन और रेडियो से काफी मनोरंजन मिलता है। सिनेमा विज्ञान की अनुपम देन है। इसका उपयोग रेडियो के भांति मनोरंजन के साथ शिक्षा के लिए भी किया जाता है। दूरदर्शन द्वारा देश विदेश के दृश्यों को हम देख सकते हैं। वीडियो द्वारा तो हम घर पर ही जब चाहे तब मनपसंद फिल्म या अन्य कार्यक्रम देख सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में वैज्ञानिक चमत्कारों ने आमूल परिवर्तन किया है। आज नेत्रहीन को आंख मिल सकती है। जरूरत पड़ने पर कृत्रिम अंग भी बैठाए जा सकते हैं। एक्सरे, सोनोग्राफी, एमआरआई द्वारा शरीर के भीतर भागों की छानबीन और इलाज संभव हो गया है। विज्ञान द्वारा अनेक असाध्य रोग भी साध्य हो गए हैं। नए नए प्रकार के हल, ट्रैक्टर, काटने छाटने के यंत्र आदि विज्ञान के कृषि विषयक आविष्कार हैं। विज्ञान के अन्य चमत्कारों में मुद्रण यंत्र मुख्य है। ज्ञान के प्रचार और प्रसार में इससे बहुत सहायता मिली है। सचमुच विज्ञान मनुष्य के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ है। विज्ञान के युद्ध विषयक विविध शस्त्र अस्त्र के आविष्कारों के ने विज्ञान को अभिशाप बना दिया है। इनके कारण हमारी सभ्यता और संस्कृति खतरे में पड़ गई है। परमाणु बम और हाइड्रोजन बम भी विज्ञान की ही देन है। मनुष्य मात्र को नाम शेष कर देने वाली विषैली गैस भी विज्ञान के द्वारा खोजी गई है। विज्ञान के ये आविष्कार मनुष्य जाति के लिए हानिकारक है। आज इन घातक हथियारों से हजारों निर्दोष नागरिकों की जान जा रही है और सुंदर प्रकृति का विनाश हो रहा है। सचमुच विज्ञान की सिद्धियां अद्भुत है। विज्ञान मानव जाति के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। केवल शर्त इतनी है कि इसका उपयोग
मानव हित के लिए ही किया जाए। ये था आपका विज्ञान वरदान है या अभिशाप। नेक्स्ट आता है आपका पर्यावरण और प्लास्टिक। आंसर है आपका आज का युग प्लास्टिक का युग बनता जा रहा है। जिधर भी देखते हैं हम प्लास्टिक ही प्लास्टिक दिखाई देता है। घरों में, पार्कों में, गलियों में, सड़कों पर और सार्वजनिक तथा निजी समारोहों में प्लास्टिक की भरमार देखने को मिलती है। आज कोई बाजार जाता है तो तो खाली हाथ जाता है, उसके हाथ में कोई थैली नहीं होती है। एक युग ऐसा था जब घर घर में थैली, बोरियां, छोटी थैलियों आदि उपलब्ध होती है। जिस वस्तु को खरीदने जाते थे उसी के अनुरूप अपना थैली आदि लेकर जाते थे। कभी सोचा ही न था कि विज्ञान का मारा दुकानदार हमें एक इस प्रकार अपाहिज बना देगा कि हम अपनी थैली संस्कृति भूल जाएंगे। प्लास्टिक का आविष्कार तो होगा धात्विक उपभोग को कम करने के लिए, परंतु लोगों ने इस लिफाफों और थैलों के रूप में सीमित कर डाला। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसलिए ड्यूबोयस और जेन द्वारा प्लास्टिक का आविष्कार किया गया। प्रारंभ में प्लास्टिक के उपयोग को अच्छा नहीं माना जाता था, पर आज यह एक महत्वपूर्ण वस्तु बन गया है तथा अनेक क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा रहा है। पानी भरने की बाल्टियों से लेकर मोटर कार, कंप्यूटर, हवाई जहाज, बिजली की तारें, टीवी तथा ऐसे ही अनेक उपकरणों में प्लास्टिक का उपयोग सफलतापूर्वक किया जा रहा है। पार्किंग की दुनिया में प्लास्टिक क्रांति ला रहा है। अब तो मकान की छतें, दरवाजे, खिड़कियां भी प्लास्टिक की बनाई जा रही है। प्लास्टिक की बनी वस्तुओं की एक विशेषता यह होती है कि इनके टूट फूट जाने पर उन्हें पुनर्चक्रण किया जा सकता है। वही अन्य धातुओं का भंडार सीमित है, जबकि प्लास्टिक को जितना चाहे बनाया जा सकता है। प्लास्टिक की सबसे बड़ी हानि यह है कि यह पर्यावरण के लिए अभिशाप बन गया है। प्लास्टिक की थैलियों में बचा खुचा भोजन, फल आदि फेंकने से इन्हें पशु खा लेते हैं तथा बीमार पड़ जाते हैं। यदि इन्हें जलाया जाता है तो वायु प्रदूषण फैलता है। इन्हें इकट्ठा करके पुनः प्लास्टिक के दानों में बदला जा सकता है। प्लास्टिक के इस दूषण प्रभाव को रोकने के लिए कुछ राज्यों ने प्लास्टिकों की थैलियों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। हमें चाहिए कि प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग इधर उधर न फेंके। अतः प्लास्टिकों की हानियों को देखा जाए तो सबसे पहले यह हमारे पर्यावरण के लिए हानिप्रद है। इसके थैलियाँ मल जल निकास के लिए बनी नालियों और गटरों में फंसकर सीवरेज प्रणाली को ठप कर देते हैं। इससे बाद वस्तुओं रखने अस्वास्थ्यकर है। इसका सीमित और स्वास्थ्यकर उपयोग करना होगा। नेक्स्ट आता है हमारा कमर तोड़ महंगाई। ऐसे तो जीवन में समस्याओं की धर्मशाला है। आए दिन नित नई नई समस्याएं आती रहती है और हमें थोड़े बहुत परेशानी झेलने पड़ते हैं, किंतु कुछ समस्याएं तो हमारे जीवन में घर करके बैठ जाती है। महंगाई भी एक ऐसी ही समस्या है जो लगातार विकट रूप धारण करती ही जा रही है। महंगाई का अर्थ है जीवन आवश्यक वस्तुओं के मूल्य के लगातार वृद्धि। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और मनोरंजन ये आज के मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। यदि आम आदमी को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सरलता से होती हो तो महंगाई का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। विभिन्न कारणों से बाजार में चीजों का दाम बढ़ता ही जा रहा है। अब
जब यह मूल्य वृद्धि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाती है तब उस स्थिति को महंगाई का नाम दे दिया जाता है। दुर्भाग्य से पिछले कई दशकों से महंगाई ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। महंगाई बढ़ने के अनेक कारण हैं। सूखा, बाढ़, फिर हिमपात आदि प्राकृतिक कारणों से फसलों की होने वाली हानि खाद्य पदार्थों की कमी पैदा करती है। इस कमी के कारण बाजार में अनाज, फलों और सब्जियों के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। उत्पादन में खर्च बढ़ने पर उत्पादित वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। कोयला, पेट्रोल, फिर केरोसिन, डीजल आदि की मूल्य वृद्धि से महंगाई बढ़ती ही जा रही है। युद्ध, हड़ताल, दंगे आदि के कारण बाजार में वस्तुओं की पूर्ति पर विपरीत असर होता है और मूल्य सूचकांक ऊपर चला जाता है। महंगाई बढ़ने का प्रमुख कारण जनसंख्या के तीव्र वृद्धि है। जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में जरूरी वस्तुओं का उत्पादन न होना महंगाई का प्रोत्साहित करता है। काला बाजारी, तस्करी आदि के कारण भी मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। महंगाई अनेक दुष्परिणाम को जन्म देती है। जरूरी वस्तुओं के दाम बढ़ने से समस्याएं जनता का जीवन निर्वाह कठिन हो जाता है। मध्य वर्ग की समस्याएं भयानक रूप ले लेती है। छाती फाड़कर काम करने पर भी गरीबों को पेट भर भोजन नहीं मिल पाता है। सामान्य परिवार के बच्चों को पोशाक, आहार न मिलने पर उनका उचित विकास नहीं हो पाता। गरीब परिवार के लड़कियों को अपनी पढ़ाई बीच से ही छोड़नी पड़ जाती है। कन्याओं के हाथ समय पर पीले नहीं हो पाते। नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है, महंगाई पर नियंत्रण पाने के प्रयत्न कारगर नहीं हो पाते। सरकारी प्रयास भी हाथ के दांत ही साबित होते हैं। फिर भी यदि सरकार, व्यापारी और जनता समझदारी से काम ले तो यही समस्या पर कुछ हद तक अंकुश पाया जा सकता है। वस्तुओं के उत्पादन और पूर्ति पर सरकार नजर रखे, व्यापारी काला बाजारी से बचे और लोग सादगी तथा संयम का जीवन अपनाए तो मूल्य वृद्धि रोकी जा सकती है। कहा है वह कृष्ण तो महंगाई के इस कालिया नाग का मर्दन कर जनता को भय से मुक्त कर सके। यहाँ से आपका कमर तोड़ महंगाई खत्म होता है। तो यहाँ पे आपका पेपर नंबर 5 भी खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर 6 करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हमारा हिंदी का लास्ट प्रश्न पत्र रहेगा, क्वेश्चन पेपर 6। इसके बाद हमारा हिंदी का पूरा जो गाला असाइनमेंट का सॉल्यूशन है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बाकी के जो भी सब्जेक्ट है उसका आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।